जय हिंद दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी डीआरडीओ ट्रेनिंग ऑफिसर और साथ में एचएएल जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं आईटीआई से लेकर के, उनके लिए एक और टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। आज आप इस वीडियो को लगातार देखें क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने इस वीडियो में शॉर्ट आउट किया। ठीक है, तो टोटल 50 प्रश्न है। अब आपको बताना है कि 50 में से आपके कुल कितने नंबर आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न ये रहा, जब तापमान बढ़ता है जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायर में करंट के वहन करने की क्षमता क्या होती है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तार अधिक धारा वहन कर सकती है, धारा कम वहन कर सकती है, या तार की धारा वहन नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर हमें बताएं। देखिए, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तार अधिक धारा वहन कर सकती है यदि तापमान बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, डेकोरेशन लाइट को जलता बुझता बनाने के लिए यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। यदि कोई, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है, एक बल्ब यहाँ पर लगाया, एक बल्ब यहाँ पे लगाया, अब ये पहले ये जले, फिर ये जले, फिर ये जले, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ्लैशर लैंप, ड्रम स्विच, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम स्विच या फभी। ठीक है, तो आपको इसका जो राइट आंसर लगाना है वो है ऑप्शन बी, ड्रम स्विच। ड्रम स्विच के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डेकोरेशन लाइट को जला और बुझा सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से नियोन बल्ब का उपयोग किया जाता है। नियोन बल्ब आपने देखा है, फेज टेस्टर, लाइट इंडिकेटर, नियोन साइन ट्यूब या उपरोक्त में सभी। तो ध्यान रखें, इंडिकेटर में भी नियोन का उपयोग होता है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको मिल गए हैं जिसमें से एक है फेज टेस्टर, लाइट इंडिकेटर, नियोन सिग्नल, साइन ट्यूब या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, फेज टेस्टर में भी नियोन साइन लैंप का इस्तेमाल होता है, लाइट के इंडिकेटर में भी होता है और नियोन सिग्नल ट्यूब में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक आर्क बल्ब में, ठीक है, उपयोग इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक आर्क लैंप में जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसके होते हैं, टंगस्टन के, नाइक्रोम के, यूरेका के कि कार्बन के। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। नाइक्रोम निकिल क्रोमियम से मिलके बना होता है और नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में होता है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है वहाँ पर इसका होता है। यूरेका वायर का उपयोग आप लोग जानते हैं, रिहोस्टेट में यूरेका वायर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कार्बन फिलामेंट लैंप में कार्बन का होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन। अगला प्रश्न है, एक सामान्य फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट की वॉटेज क्षमता कितनी होती है। ठीक है, एक CFL जो ट्यूब लाइट होती है उसकी क्षमता कितनी होती है, 120 वाट, 200 वाट, 400 वाट या 600 वाट। ये 400 नहीं है, 40 वाट है। ठीक है, ए भाई, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 वाट। जो ट्यूब लाइट होती है वो हमारी 40 वाट की होती है। आप लोग जानकारी नहीं है तो जान ले, और जिसको मालूम है वो राइट आंसर बताएं। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस की सोल प्लेट पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, विद्युत प्रेस में क्या होती है, एक सोल प्लेट होती है और उसी के पास हम सप्लाई देते हैं तो उसमें पॉलिश की जाती है। मतलब काहे की पॉलिश होती, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, या पीतल की, क्रोमियम की या पीवीसी की। देखिए, पीवीसी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये गर्म होता है और गर्म होगा तो पीवीसी हमारा खराब हो सकता है। ठीक है, जीआई तार तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि अचालक परत चढ़ानी है, तो जीआई तो इस्तेमाल, क्योंकि जीआई हमारा क्या है, चालक है। पीतल हो गया यानी ब्रास, ब्रास का भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रोमियम, यानी कि सी ऑप्शन। विद्युत प्रेस की सोल प्लेट पर पॉलिश जो की जाती है वो पीतल की होती है। अगला प्रश्न है,
चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद किसी लौह चुंबकीय पदार्थ में बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? जो मतलब यदि आपने विद्युत धारा दिया है, अब विद्युत धारा हटा लिए, फिर भी उसमें मैग्नेट बचा है, वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबक कहलाता है, चुंबकीय खिंचाव कहलाता है, विद्युत चुंबकत्व तो कहलाता है, या अवशिष्ट चुंबक। तो इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब अवशिष्ट चुंबक। ठीक है, जैसे आपने टेस्टर देखा होगा, टेस्टर को क्या है, विद्युतीय क्षेत्र में ले जाया जाए, कुछ समय के बाद उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं, इसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। ठीक है, दूसरा प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, बिस्मिथ कौन से चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी का पदार्थ है ना? बिस्मथ जो है कौन से चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी का है? लौह, अणु, प्रति या उपरोक्त में से सभी। तो जो बिस्मिथ होता है वो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से एम्पियर टर्न एटी, है ना, इसको हम एटी से बोलते हैं, एम्पियर टर्न किसकी इकाई होती है? चुंबकीय वाहक बल की होती है, चुंबकीय फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक सैचुरेशन की होती है, या रिलक्टेंस की होती है? ठीक है, तो किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, करंट की इकाई एम्पियर हो गई। अब उसमें यदि टर्न लगे हुए तो उसको बोल दिया जाता है एम्पियर टर्न। ठीक है, और जब इस तरह से किसी सोलेनाइड को बनाया जाता है ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, इसी को बोलते हैं एटी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एफ, यानी कि मैग्नेटिव मोटिव फोर्स। ध्यान रखें, जिस प्रकार से ईएमएफ होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को, जैसे मैग्नेटिक लाइंस हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को ए स्थान से बी स्थान तक ले जाने के लिए जो फोर्स कार्य करता है उसको हम एफ बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ईएमएफ कार्य करता है, उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन कार्य करता है? एफ, और इसी की इकाई होती है एम्पियर टर्न। इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारावाही सोलेनाइड को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, सोलेनाइड की बात करूं तो आप क्या करें, एक इस तरह से कोई अचालक ले लें और उसमें इस तरह से कॉपर वायर को क्या कर दीजिए, आप राउंड कर दीजिए, है ना, तो ये क्या कहलाता है? सोलेनाइड बन जाता है। ठीक, अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र कौन से नियम से ज्ञात किया जा सकता है? दाएं हाथ के नियम से, कार्क स्क्रू नियम से, सिरे के नियम से, या कि एम्पियर टर्न के नियम से? ठीक है ना, तो इसको कॉर्क स्क्रू नियम के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। धारावाही सोलेनाइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कार्क स्क्रू नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत की नहीं भाई, विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। एम्पियर, किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर, किलोवाट घंटा, या जूल? विद्युत ऊर्जा आपके यहाँ जो मीटर लगा होता है, आपने मीटर देखा होगा जिसमें से हमें रीडिंग का पता चलता है ना, तो ये उसी एनर्जी की वो एनर्जी मीटर कहलाता है ना, और उस एनर्जी मीटर की रीडिंग किस में होती है? तो KW में होती है, किलोवाट घंटा, यानी KWH में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, गीजर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, रासायनिक, गैस, या प्रकाशीय प्रभाव? देखिए, गीजर की बात करते हैं, है ना, तो वो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। एक टंकी होती है और उसी के अंदर क्या भरा होता है? हमारा गीजर, और उसको जैसे ही सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पर भरा हुआ पानी क्या होता है? धीरे धीरे ऊष्मीय विधि के द्वारा हीट होने लगता है, यानी गर्म होने लगता है, और हम यहाँ से नल के द्वारा इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊष्मीय प्रभाव होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ध्यान रखें, फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, है ना, ये क्या है? फ्यूज का सिंबल। कैसा होना चाहिए? उच्च गलनांक वाला, निम्न गलनांक, कठोर, या उपरोक्त में से सभी? ठीक है, तो जो फ्यूज होता है ना वो निम्न गलनांक, कैसा होना चाहिए? निम्न गलनांक,
उसका गलनांक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता चला धारा 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर हो गई और गलनांक इसका है 20 एम्पियर वाला, तो पता चला कि आगे जो मशीन है वो ख़राब हो गई और ये गला ही नहीं। तो कैसा होना चाहिए भैया, निम्न गलनांक, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापी जा सकती है एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर। तो बताइए विद्युत धारा किसमें मापी जाती है, एम्पियर मीटर के द्वारा। और एम्पियर मीटर हमेशा कैसा, एम्पियर मीटर का कनेक्शन कैसा होता है, श्रेणी में होता है। कैसा होता है दोस्तों, श्रेणी में, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, किसी चालक पदार्थ का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। फिलामेंट सीधा सा प्रश्न है कि कोई बल्ब है, यदि मान लीजिए ये अपने पास एक बल्ब है, यहाँ पर क्या होता है, फिलामेंट लगाया जाता है, तो यहाँ से प्रकाश निकलता है। तो ये फिलामेंट किस धातु का होता है, यूरेका, टंगस्टन, नाइक्रोम, कॉपर। टंगस्टन, टंगस्टन याद कर लो, टंगस्टन का हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है। दोबारा भी ये प्रश्न आ चुका है। जर्मेनियम विद्युत का क्या होता है मेरे भाई, सुचालक, कुचालक की अर्धचालक। ठीक है, तो जर्मेनियम विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है या अर्धचालक होता है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक होते, सेमीकंडक्टर। ठीक, गलत ना लगाए, गला डिस्टर्ब ना किया करे किसी भी चीज़ को। किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है। किस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम से नहीं होती, मतलब बहुत कम होती है या नहीं होती। चालक, ये अचालक लिख लेना भाई, ये क्या है, अचालक या अर्धचालक। देखो मान लो कि ये कॉपर की तार है, ठीक है, ये हमारा कहना चाहिए रबड़ है, ये रबड़ है, और ये जो है हमारा जर्मेनियम। इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए ये चालक है। ये क्या है, चालक। इसमें एक भी नहीं होंगे, इसीलिए ये कुचालक है। तो ये क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थिंग के लिए किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग के लिए आप किस धातु का उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम, गैल्वेनाइज्ड आयरन, यूरेका या सिलिकॉन स्टील। देखिए यदि आपको अर्थिंग करना है तो आप इसके लिए जीआई तार का इस्तेमाल करें, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी केबल का अचालक प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। अचालक प्रतिरोध मापना है तो व्हीट स्टोन, देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक है इंसुलेशन टेस्टर का उपयोग अचालक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओम के नियम के अनुसार धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए ओम का जो नियम था वो था VI/R, इस तरह से था। तो जो धारा है किसके व्युत्क्रमानुपाती होती, ये तो क्या है, V बराबर I/R, तो ये तो समानुपाती हो गया। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो I बराबर V/R, यानी कि किसके होगा, प्रतिरोध के। तो इसका जो आंसर होगा प्रतिरोध के। तो आप लगा सकते हैं I बराबर V/R होता है ना, ऐसे I बराबर V/R। यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मगर ये घटेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके हुआ, प्रतिरोध के। अगला प्रश्न है, कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। ऐसा कौन सा परिपथ है जिसमें सभी में समान धारा, श्रेणी परिपथ, समानांतर परिपथ, श्रेणी समानांतर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए एक ये है, ये हमारा कौन सा है, श्रेणी, और एक है हमारे पास इस तरह से, है ना, ये हो गया समानांतर। इसमें एक ही रास्ता है, तो
प्रतिरोध में समान धारा बहेगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही रास्ता है, तो श्रेणी में समान धारा बहेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेकोमीटर से हम क्या नापते हैं? देखिए, ये है हमारी सॉफ्ट, ये है हमारा कोई मोटर, करेक्ट। अब ये सॉफ्ट हमारा घूम रहा है, अब ये कितने आरपीएम में घूम रहा है, तो ये हमें चेक करना है। मान लीजिए 2500 आरपीएम हो गया, 3000 आरपीएम हो गया, तो टेकोमीटर के द्वारा आरपीएम ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर। एक टेकोमीटर क्या होता है कि एक इस तरह से बॉक्स होगा, है ना, और यहाँ से एक लेज़र निकलेगी, और वो यहाँ पर एक बटन होगी, उसको प्रेस करके रखना होता है, और ये लेज़र घूमने वाले भाग पर टकराती है और उसका आरपीएम बताती है। तो कौन सा मीटर है ये? टेकोमीटर। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? अर्थ इलेक्ट्रोड मतलब देखो, आप क्या करते हैं, पहले एक गड्ढा करते हैं, है ना, आपको बताना इस गड्ढे का साइज क्या होता है। फिर वहाँ पर एक प्लेट लिया जाता है और इस प्लेट की साइज पूछा है। ये जो प्लेट है जो ज़मीन के अंदर गाड़ी जाती है, कॉपर की, ज़्यादातर कॉपर की प्लेट इस्तेमाल होती है, उसका साइज क्या होता है? 60 बाई 60 मीटर। मीटर में तो नहीं होगा भैया, फिट में भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 बाई 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आप कॉपी में नोट भी करते चलना है या स्क्रीनशॉट लेते रहें। किसी विद्युत परिपथ में अर्थिंग फॉल्ट होने पर कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है? अर्थ फॉल्ट हो जाए तो कौन सी? तो एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, रिले या ईएलसीबी। देखिए, यदि अर्थ फॉल्ट हो गया है तो ई से ईएलसीबी इस्तेमाल करना है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नाम से ही पता चले, यदि नाम नहीं मालूम था इसीलिए आप इसका सही आंसर नहीं दे पाए होंगे। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है, मतलब ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण, स्वप्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इस वाइंडिंग को सप्लाई दी जाए तो इसमें भी वोल्टेज पैदा हो जाए, यही है अन्योन प्रेरण। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखा जाता है। ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखा जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, एलटी व एचटी लाइन का। तो ध्यान रखें, एलटी वाइंडिंग का, लो टेंशन वाइंडिंग का इस्तेमाल, मतलब उसका प्रतिरोध कम रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? कोर, आपको भी मालूम है कि ट्रांसफार्मर ई प्रकार की, एल प्रकार की, आई प्रकार की कोर होती है, और जिसमें हम तार को बांधते हैं। ये जो कोर है ये किसकी बनी होती है दोस्तों? माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन स्टील या कास्ट स्टील, कास्ट आयरन की बनी होती है। तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। कितना पढ़े हो यार आप लोग, भूल गए क्या? चलो कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल भरा जाता है? देखिए, ये ट्रांसफार्मर होता है, उसके पास एक कंजर्वेटर टैंक होता है। ठीक है, इसी में तेल भरा जाता है और वाइंडिंग भी इसी में होती है। तो देखिए, मोबी ऑयल, सिंथेटिक इंसुलिन ऑयल, कुकिंग ऑयल। तो देखिए भैया, मोबी ऑयल का इस्तेमाल होता है। ये अचालक है, मोबी ऑयल क्या है? अचालक है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा बना के रखना। अगला प्रश्न है, आंध्र सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी, हरा, नीला, पीला। देखिए, जो नमक का डर्रा आपने देखा है ना, वो डर्रा को जैसा सिलिका जेल दिखता है, और जैसे इसको हीट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? टेम्परेचर, तो ये नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है नीला। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? शक्ति, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी या कि सभी? देखो, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को नहीं करता मेरे भाई,
शक्ति का नहीं, वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, ध्यान रखें। वर्ग डीसी आग को बुझाने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। डीसी नहीं है भैया, वो डी प्रकार की आग है। देखिए हम आपको बता रहे हैं LOGE, ठीक है। तो लॉज हो गया एल प्रकार की आग, ए प्रकार की आग लकड़ी से, बी प्रकार की आग ऑयल से, सी प्रकार की आग गैस से तथा डी प्रकार की आग इलेक्ट्रिसिटी से होती है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से आग लग जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। कार्बन टेट्रा का आप उपयोग कर सकते हैं, शुष्क चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, हेलोन का उपयोग कर सकते हैं, मगर झाग का प्रयोग ना करें, ठीक है। विद्युत शक्ति का मापन होता है एम्पियर में, वोल्ट में, वाट में कि हर्ट्ज में। तो विद्युत शक्ति का मापन वाट में होता है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी अर्थिंग का प्रतिरोध होता है। एक कोई अच्छी अर्थिंग है, उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अति उच्च होगा, निम्न होगा कि सब होगा। तो भैया अच्छी अर्थिंग का प्रतिरोध निम्न माना जाता है। वाट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वाट मीटर को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखें, श्रेणी में, समानांतर में, श्रेणी समानांतर में या समानांतर श्रेणी में। तो ध्यान रखो, वाट मीटर को श्रेणी समानांतर में जोड़ा जाता है। विद्युत आवृत्ति का मात्रक क्या है? विद्युत आवृत्ति का मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं है, वोल्ट है, हर्ट्ज है, कूलाम है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था, एसी की फ्रीक्वेंसी 50 Hz होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 Hz होती है। Hz को हर्ट्ज बोला जाता है। ट्रांसफार्मर की किस हानि का मान शॉर्ट सर्किट परीक्षण में किया जाता है? लौह, ताम्र, हिस्टेरिस, भंवर, धारा हानि। तो किस हानि का मान सौर लघु परिपथ में होता है? तो ताम्र हानि का उपयोग शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर के धारा अनुपात मान कौन सा है? ES/EP, ES/EP बराबर IP/IS, EP/ES बराबर IP/IS या ES/EP बराबर NS/IP। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ES/EP बराबर IP/IS, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री में ऊष्मा क्षति को रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जो ऊष्मा क्षति है वो ना हो तो माइक का, बेकेलाइट का, एस्बेस्टास का या नाइक्रोम का। मेरे दोस्तों एस्बेस्टास का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं करता है? ये ध्यान रखना, नहीं करता है। विद्युत प्रेस करता है, हीटर करता है, वाटर पंप हो सकता है, उपरोक्त सभी नहीं। वाटर पंप नहीं है भैया, पंप कभी गर्मी नहीं पैदा करता, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से परिपथ में समान से अधिक धारा प्रवाहित होती है? खुला, बंद, अतिभार, सभी। अतिभार ओवरलोड, जब ओवरलोड हो जाएगी तो समान से अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी। निम्न में से ट्रांसफार्मर का धारा अनुपात मान कौन सा? अरे ये तो हो गया है भैया, कहाँ से आ गए तुम। चलो, अर्थिंग तार की लंबाई बढ़ाने हेतु कौन सा जोड़ इस्तेमाल किया जाता है? ब्रिटानिया का सीधा जोड़, ब्रिटानिया जोड़, वेस्टर्न। अरे भैया, जब लंबाई, तार की लंबाई को बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तुरंत श्वास के लिए कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि उपयोगी होती है? अब देखिए, आपको तुरंत किसी व्यक्ति को सांस देना है ना, तो भैया सीधी ये मुस्कुरा भी रहा है, सिल्वेस्टर सैफर नेल्सन, मुंह से मुंह विधि। अरे मेरे दोस्तों, इमरान हाशमी को याद करो, मुंह से मुंह विधि दो, ठीक है, तो उसको हवा मिलने लगेगी। अगला जो प्रश्न है, अर्थिंग में पानी डालने वाले पाइप की साइज कितनी होती है? ध्यान रखो, क्या होता है, हम अर्थिंग में प्लेट डालते हैं, उसी के बगल से एक हम क्या डालते हैं भैया,
पाइप डालते हैं तो उसका जो राइट आंसर होगा 12.7 mm की पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। 4 ओम के 3 प्रतिरोध हैं जिसे हम 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो धारा का मान क्या होगा, तो 16.7 इसका राइट आंसर आप निकाल लेंगे, है ना। अगला जो प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनात्मक कण कौन सा होता है, तो परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो P में पॉजिटिव, N में कोई भी आवेश नहीं होता और ये ऋणात्मक है तो पॉजिटिव आवेश P है तो प्रोटॉन लगा दो भाई, सोचने की क्या बात। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लैंप गैस आयनी प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। जी हाँ, तो इसका पहला ऑप्शन है टंगस्टन फिलामेंट, सोडियम, मरकरी या कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप गैस आयनीकरण प्रभाव पर कार्य नहीं करता है। निम्न में से किसका प्रवाह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, धारा का, वोल्टेज का, शक्ति का या इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा ई से पी की ओर होता है। आज का जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, मरकरी वेपर प्लस आर्गन, सोडियम प्लस नियॉन, मरकरी वेपर प्लस हीलियम या उपरोक्त में से सभी। इसका जो आंसर है आपको हमें कमेंट करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कमेंट करके इसका 50 प्रश्न का आंसर हमें सबको कमेंट करके बताना है। आप अपना आंसर बताइएगा जिससे हमें पता चले कि आपसे कितना बन रहा है। देखिए ITI के टीओ जो है MPTO की वैकेंसी है, DRDO की वैकेंसी है और भी PGCL की वैकेंसी है, UP PGCL की वैकेंसी है दोस्तों। तो कृपया पढ़ाई करें और मटर गश्ती में मत अपना समय इन्वेस्ट करें, नहीं तो आपका करियर में सरकारी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।